सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें इस पाठ के तीसरे अंश का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आपने इस पाठ के अंतर्गत जाना था कि राजस्थान में किस तरह से कुइयों की रचना की जाती है, कुइयों का निर्माण किया जाता है, कुई खोदने वाले व्यक्ति को पूर्ण मान सम्मान दिया जाता है और उसे अनेक पारिवारिक अवसरों पर या साल भर उसे नेक उपहार भेंट दी जाती है, उसे मजदूरी दी जाती है, उसे साल भर का अनाज दिया जाता है। उसके अलावा आपने जाना कि कुई खोदने का कार्य न सिर्फ चेजारो करते हैं बल्कि राजस्थान की कुछ और जातियाँ थी, वे भी कुई खोदने का कार्य करती थी। साथ ही कुई का जो मुंह छोटा रखा जाता है उसके बारे में भी आपने जाना था कि किस किन कारणों से कुई का मुंह छोटा रखा जाता है ताकि पानी आसानी से ऊपर आ सके। आज हम पाठ के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, यानी पिछले कुछ समय से ऐसे जो गांव जहाँ कुइयाँ बनी हैं उनके आसपास से सड़कें भी निकल गई है, अब ट्रक भी दौड़ने लगे हैं। तो वहाँ ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी छोटी चरसी बनने लगी हैं। ट्रकों की जो फटी हुई ट्यूब है वहाँ से अब छोटी छोटी चरस बनाई जाने लगी जिससे कि कुएं से पानी निकाला जा सके। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। कुई का जो व्यास है, उसका घेरा है, उसका संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी होता है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। उसका जो व्यास है, उसका घेरा यदि बड़ा होगा तो कुई के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा, और घेरा बड़ा होगा तो पानी भाप बनकर भी बहुत जल्दी उड़ जाएगा, वो पानी कुई के भीतर रुका नहीं रहेगा। कुई को साफ कुई को और उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। कुई को और उसका जो पानी है उसको साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना भी जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। हर एक जो कुइयाँ हैं उन पर लकड़ी के बने हुए ढक्कन ढके हुए मिलते हैं। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं जो खस की टट्टी यानी खस का जो पर्दा होता है उसी की तरह दूसरी जो घास फूस है और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं उससे बनाए गए ढक्कन का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इन मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। जहाँ नई नई सड़कें निकली है, लोगों की का आना जाना बढ़ गया है, वहाँ जो अमृत के समान ये जो मीठा पानी है राजस्थान में, उस पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और इन इलाकों में कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। कुइयों का जो ढक्कन है वहाँ अब छोटे छोटे ताले लगाए जाने लगे हैं ताकि कोई दूसरा दूसरे लोग आकर उस पानी का उपयोग न कर लें। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी गिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। ताले कुई के ऊपर जो पानी खींचने की जो गिरनी है या जो चक्री है, गिरनी मतलब गोल चक्री, उस पर भी ताले लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। कुई यदि गहरी बनाई गई हो तो पानी को खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या एक जो गोल चक्री लगाई जाती है। इस यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। उस गोल चक्री को गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है। फरेड़ी जो लोहे की दो भुजाएं होती है, दो भाग होते हैं लोहे की, उन दोनों के बीच में फरेड़ी लगाई जाती है। लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। लेकिन सामान्यतः ये गुलेल के आकार जैसे एक मजबूत जो लकड़ी का तना होता है उसको काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर भी लगाई जाती है। इसे औडाक कहते हैं। और गुलेल जैसी आकृति में काट कर जो छेद बनाकर चरखी लगाई जाती है उसे औडाक कहते हैं। औडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। औडाक और चरखी के बिना जो गहरी गहरी कुइयाँ हैं उससे पानी निकालना बहुत कठिन कार्य बन सकता है। औडाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। औडाक और चरखी क्या करती है, जो चड़सी है, जो चड़स है जिससे पानी खींचा जाता है, उस थैले को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है, बीच में कहीं टकराता नहीं है, इसलिए पानी छलक कर गिरता भी नहीं है। और वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है, और वजन खींचने में उस चक्री से सुविधा भी रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। खड़िया पत्थर की जो पट्टी है एक बड़े भूभाग में, एक बड़े एरिया में गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कई कुइयाँ बनाई जाती है।
ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ खड़े पत्थर की पट्टी है, तो वहाँ का जो साफ सुथरा खुला मैदान होता है, वहाँ एक साथ 30-40 कुइयाँ भी आपको मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी होती है। हर घर की एक कुई होती है जो अपनी कुई से ही पानी का प्रयोग करते हैं, और यदि परिवार उनका बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयाँ भी उनके पास हो सकती हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी क्या चीज़ निजी है, प्राइवेट है, और कौन कौन सी सार्वजनिक है, उस संपत्ति का जो विभाजन करने वाली मोटी रेखा, इस इन चीज़ों का जो बंटवारा करने वाली रेखा है, वह कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी कुई के मामले में ये कुछ अलग तरीके से प्रयोग में ली जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कुई है, उस कुई को निर्माण करने और उस कुई से पानी लेने का अपना अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। लेकिन कुई जहाँ बन रही है वह गांव की, समाज की एक सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा। यानी गांव का, समाज का जो पानी है उस जगह पर पानी बरस रहा है, और ये पानी ही बाद में क्या करेगा, वर्ष भर जो नमी रहेगी, जो मॉइस्चर रहेगी, उस तरह से वह पानी अंदर ज़मीन के भीतर सुरक्षित रहेगा। और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा, और इसी मॉइस्चर से, इसी नमी से साल भर उन कुइयों में पानी भरता रहेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। नमी कितनी हुई, जमीन के अंदर कितनी नमी मॉइस्चर रहेगा, यह वहाँ हुई वर्षा के माध्यम से निश्चित हो जाता है कि भाई इतनी वर्षा हुई तो इतनी नमी वहाँ रहेगी। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। अब जब उस क्षेत्र में बनने वाली नई कुई है तो उसका अर्थ क्या हुआ, पहले से जो तय नमी का बंटवारा। यानी वर्षा तो एक मात्रा में लिमिटेड होती है, एक निश्चित मात्रा में के आसपास ही होती है, और जब नई कुइयों का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, उस नमी का बंटवारा हो जाएगा। जैसे पहले 10 कुइयाँ वहाँ खुदी थी, अब वहाँ 5 और कुइयाँ खुद गई, 15 कुइयाँ खुद गई। पानी तो लिमिटेड है, तो वह पानी क्या होगा, सब में बढ़ जाएगा, 15 में बढ़ जाएगा, तो वह पानी का बंटवारा हो जाता है। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। इसलिए निजी होते हुए भी जो सार्वजनिक क्षेत्र में बनाई गई कुइयाँ हैं उस पर गांव के समाज का एक अंकुश, एक नियंत्रण, एक कंट्रोल रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी समाज नई कुई का बनाने के लिए स्वीकृति देता है, परमिशन देता है। क्योंकि यदि सभी लोग नई नई कुइयाँ बनाते रहेंगे तो जो पानी तो एक निश्चित मात्रा में है, वह पानी बढ़ जाएगा, तो लोगों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस कारण से जिसे आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता हो, तभी परमिशन मिलती, तभी अनुमति दी जाती है। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतरती है। और हर दिन जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसकी आपने चिर परिचित, बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुनी ही होगी। उस कहानी को जमीन पर उतारती है कुई, यानी वह कहानी जमीन पर सिद्ध करती है कुइयाँ। इससे दिन भर में बस 2-3 गड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। उन कुइयों से पूरे दिन में 2-3 गड़ा ही मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयों पर आता है। इसी कारण से पूरा जो गांव है गोधुली बेला, गोधुली बेला का शाब्दिक अर्थ है संध्या का समय, और वह समय जब गोचर मतलब गाय या जो पशु है वे चर कर घूम फिर कर वापस अपने घर लौटते हैं, तो वह गोधुली बेला कहलाती है। उन पशुओं के चरने पर जो संध्या समय है और जब धूल उड़ती है तो वह समय गोधुली बेला कहलाता है। तो पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है, तब एक मेला सा, तब भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर। गांव पे जो खुला मैदान है वहाँ एक साथ 30-40 कुइयाँ हैं, वहाँ एक साथ गिरनियाँ घूमती है, जो चक्री है पानी निकालने की वो घूमती रहती है। तो उसका स्वर, उसके आवाज़, गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियाँ, और गोचर गाय जो चरकर आती है वहाँ से वापस वो अपने घरों को लौटती है, तो उन गायों के गले में बंधी हुई जो पशुओं की जो घंटियाँ हैं और रंभाने की आवाज़, और पशुओं के रंभाने की आवाज़, वह एक साथ समा जाती है। यानी सब आवाज़ें एक साथ सम्मिलित हो जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। 2-3 घड़े जब भर जाते हैं तब गांव के लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी डोली को जो जिससे पानी निकाल रहे हैं उससे, और जो रस्सियाँ उनको समेट लेते हैं।
कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, रात भर और अगले पूरा दिन कुइयाँ आराम करेगी, कुइयाँ पानी इकट्ठा करेगी। फिर शाम के समय, फिर संध्या के समय फिर से गांव के लोग आएंगे और पानी इकट्ठा, जो इकट्ठा हुआ पानी उसे भरकर ले जाते हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है। रेत के नीचे हर एक जगह पर खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। इसी कारण से कुई पूरे राजस्थान में नहीं मिलती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर, विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने एक नक्शा दिया है, एक मैप दिया है, उसमें इंडिकेट भी किया है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। आप देख सकते हैं कि राज्य के इन क्षेत्रों में जो खड़िया पत्थर की पट्टी है ये चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ। इसी कारण से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, यहाँ गांव-गांव में बहुत सारी कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। जैसलमेर जिले का एक गांव था जिसका नाम है खडेरों की ढाणी, वहाँ एक गांव में एक साथ 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC, 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र को 6 BC, 6 गुणा 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 120, तो 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, कहीं कहीं इन कुइयों को पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के जो कई गांव हैं वे पार के नाम से ही आबाद है, इसी कारण से वहाँ आबादी है और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। इसी कारण से उन गांवों के जो नाम रखे गए हैं उन गांवों के नाम पार से ही हैं। जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, ये गांवों के नाम हैं, तो वहाँ पार शब्द का प्रयोग किया गया है। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। यानी अलग अलग जगह जो खड़िया पट्टी है उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। और इसी जो खड़ी है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी है, उसी पट्टी के आधार पर खारे पानी के बीच में भी मीठा पानी प्रदान करती है ये कुइयाँ। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि आपने जाना था भाई राजस्थान में चारों ओर रेगिस्तान है, मिट्टी ही मिट्टी, रेत ही रेत है, पानी की बहुत कमी है। तो ऐसे क्षेत्रों में पानी क्या करता है, जो वर्षा का पानी है वह रेत में समाकर जमीन के भीतर चला जाता है और रेत के भीतर कई हाथ नीचे जो खड़िया पत्थर की जो पट्टी है, परत है, वह पाई जाती है। वह राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाती है और वह खड़िया पत्थर की जो पट्टी है, जो वर्षा का पानी है उसको नीचे ज़मीन में और भीतर जाने से रोक लेती है। इसी पानी को प्राप्त करने के लिए पतले मुंह वाले, यानी पतले मुंह वाले जो कम व्यास के, कम घेरे के जो कुई हैं वह बनाए जाते हैं और उन्हें कुई कहते हैं। सामान्य कुएं तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनका मुंह चौड़ा होता है और ये 150 से 200 हाथ गहरे होते हैं, जबकि कुइया छोटे मुंह की होती है, पतली होती है और उसका जो व्यास होता है वो 4-5 हाथ के लगभग होता है और ये थोड़ी कम गहरी होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं इसमें कि कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में ये पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। विद्यार्थियों, पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह समस्या न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व की एक समस्या बनती जा रही है और ये पाठ हमें इस बात की ओर संकेत करता है, हमें सावधान करता है कि जल ही हमारा जीवन है, तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और साथ ही इस पानी की, राजस्थान में जो पानी का कितना महत्व है उसके बारे में बताया गया है। तो हमें पानी को किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, पानी को बर्बाद होने से रोकना चाहिए, पानी की रक्षा करनी चाहिए। जल संरक्षण करने के लिए भी ये पाठ हमें प्रेरणा देता है।
साथ ही देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं? तो देश के अन्य राज्यों में भी पानी को इकट्ठा करना है। जैसे राजस्थान में कुइयाँ वगैरह खोदी जा रही है, तो देश के अन्य राज्यों में भी कुएं, तालाब, बावड़िया आदि का निर्माण किया जाता है, एनीकट बनाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा जल संचयन है, उसको भी अपनाया जा रहा है। वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, पानी को ज़मीन के भीतर भेजा जा रहा है। तो इस तरह से जो भूमिगत जल है उसका स्तर को भी बढ़ाया जाता है और पानी को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये पाठ हमें शिक्षा प्रदान करता है कि हमें वर्तमान समय में भी पानी का जो महत्व है इसको समझना चाहिए। जिस तरह से प्राचीन समय से राजस्थान में पानी के महत्व को समझा जा रहा है, वैसे वर्तमान समय में भी हमें उसके महत्व को समझकर उसको बचाने का, उसका संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया? पाठ के आधार पर बताइए। विद्यार्थी, आपने देखा था कि चेजारो क्या कार्य करते हैं? चेजारो कुइयाँ खोदने का कार्य करते हैं। तो कुई खोदने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे चेजारो कहलाते हैं। और समय जो परिवर्तन हुआ है, तो समय परिवर्तन के साथ ही गांव में का जो समाज है उसके व्यवहार में पहले की तुलना में फ़र्क आ गया है। पहले काम पूरे होने पर, काम शुरू होने से ही चेजारों को विशेष महत्व दिया जाता था। सॉरी, काम शुरू होते ही चेजारों को बहुत विशेष महत्व दिया जाता था और काम पूर्ण होने पर तो विशेष भोजन का आयोजन किया जाता था। जब चेजारों को काम संपन्न होने पर, पानी निकल आने पर विदाई दी जाती थी, तब तरह तरह के उपहार, भेंट, साफे, सम्मान दिए जाते थे। उसके अलावा वर्ष भर जो तीज त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर उन्हें उपहार दिए जाते थे। घर परिवार में कोई विवाह या कोई भी सामाजिक समारोह आयोजित किया जाता था, तब उसे आमंत्रित किया जाता था, उसे नेक दी जाती थी, उसे भेंट दिया जाता था। साथ ही अपने जो खेत होते थे, तो खेत खलियान में से भी अनाज का एक ढेर उसके नाम का भी निकाला जाता था। परंतु समय परिवर्तन के साथ अब सिर्फ मजदूरी देकर ही अपना काम निकालने की परंपरा शुरू हो चुकी है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों का ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? विद्यार्थियों, पाठ में आपने पढ़ा था कुई बनाने का जो हक है वह निजी मामला है। तो कुई बनाने और उससे पानी लेने का जो मामला वह निजी है। परंतु कुइयाँ क्या होती है? ग्राम समाज की जो सार्वजनिक ज़मीन होती है उस पर बनाई जाती है। गांव का जो समाज है उसकी जो सार्वजनिक ज़मीन है वहाँ पर बनाई जाती है। उस क्षेत्र में जो बरसने वाला पानी है, वही पानी पूरे साल कुइयों में एक नमी के रूप में, एक मॉइस्चर के रूप में सुरक्षित रहता है, जो धीरे धीरे रिस कर उन कुइयों में जाता है, पानी इकट्ठा करता है। वर्षा की भी एक निश्चित मात्रा ही होती है। तो निश्चित मात्रा होने के कारण जब कोई नई कुई बनाते हैं तो पानी का बंटवारा होने लगता है, पानी बढ़ता जाता है। हर एक की कुइयों में से थोड़ा थोड़ा पानी कम हो जाता है, क्योंकि अब नई कुइयाँ खुद जाती है। इस कारण से नई कुई बनाने के लिए ग्राम समाज की अनुमति लेनी पड़ती है। इस कारण से कहा भाई, निजी होते हुए भी जो सार्वजनिक क्षेत्र पर बनी हुई कुइयाँ हैं उस पर ग्रामीण समाज का पूरी तरह से अंकुश रहता है। गांव का समाज इस बात की आसानी से परमिशन नहीं देता, अनुमति नहीं देता कुई खोदने के लिए। यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी कुई खोदने की अनुमति मिलती है, क्योंकि इसके पीछे कारण है वर्षा की सीमित मात्रा और कुइयों के पानी का बंटवारा। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। विद्यार्थी, आपने पहले पढ़ा था पालर पानी। पालर पानी क्या होता है? सीधे वर्षा से मिलने वाला पानी जो कि धरती पर बहता रहता है, जैसे नदी, तालाब और दूसरे जो जलाशय हैं, वे क्या कहलाते हैं? पालर पानी। दूसरा है पाताल पानी। ये पानी का दूसरा रूप रहता है जो वर्षा के बाद में रेत के द्वारा, मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। और खड़िया पत्थर की जो परत है उसके अभाव में ये पानी क्या करता है? सीधा ज़मीन के भीतर चला जाता है और कुओं में ये पानी मिल जाता है, तो ये पाताल पानी कहलाता है। तीसरा होता है रेजानी पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच का जो भाग होता है वह रेजानी पानी कहलाता है। ये पानी धरातल की जो मिट्टी है उसको तो सोख लेता है, परंतु बीच में जो खड़िया मिट्टी, खड़िया पत्थर की जो परत आ जाती है, उसकी पट्टी आ जाती है, इस कारण से ये पाताल पानी में नहीं मिल पाता है। और कुइयाँ बनाकर इस पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसी पानी को एक अमृत के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही पानी खारा होता है और वहाँ जो वर्षा का ये पानी है जो संचित होता है, ये बहुत ही मीठा अमृत के समान माना गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न,
कुई को रस्से से बांधने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी, आपने पढ़ा था इसमें कि जो कुएं की खुदाई की जाती है तो खुदाई के साथ ही क्या होता है, धीरे धीरे जो मिट्टी है वह नीचे धंसने लगती है, तो उस मिट्टी को धंसने से रोकने के लिए चिनाई की जाती है। यदि चिनाई करना संभव नहीं होता है तो वहाँ रस्से से रोका जाता है। तो कुएं की जितनी खुदाई की जाती है तो उसका जो सारा मलबा उसको निकाल दिया जाता है, उस खुदाई को रोक कर चुनाई का काम किया जाता है ताकि मिट्टी नहीं धंसे। और मिट्टी को धंसने से रोकने के लिए चुनाई यदि संभव नहीं होती है तब जो कुई को रस्से से जो बांधा जाता है और घास की जो रस्सी होती है उसका मोटी रस्सी बनाई जाती है और उससे फिर इस कुई को बांधने का काम किया जाता है ताकि कुई के अंदर की जो मिट्टी वह धंसे नहीं। राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पत्थर की पट्टी है, इसका क्या महत्व है। विद्यार्थियों, आपको इसमें मैंने बताया था एक मैप के द्वारा, एक नक्शे के द्वारा कि राजस्थान के किन क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की पट्टी है। मैप में आपने देखा था चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में ज़मीन के अंदर खड़िया पत्थर की पट्टी है और इसी पत्थर की पट्टी के कारण इन क्षेत्रों में कुइयों का निर्माण किया जाता है और वहाँ रेत से मीठा पानी निकाला जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये रेत की नमी को क्या करती है, पाताल पानी में मिलने से, खारे पानी में मिलने से रोकती है और वर्षा का जो पानी है वो धीरे धीरे रिस रिस कर बूंद बूंद इकट्ठा होकर कुइयों में एकत्रित होता है और मीठे पानी के रूप में लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। कुई हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी को चरितार्थ करती है, कैसे। विद्यार्थियों, जिस तरह से हर दिन सोने का अंडा देती है कोई मुर्गी, वैसे ही बताया गया कि जो कुई है वह हर दिन 2 से 3 घड़े पानी इकट्ठा करती है। वह पानी बहुत मीठा होता है। राजस्थान जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, खारा पानी है, वहाँ ये कुई का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुई से लोग दिन में एक बार शाम के समय मीठा पानी निकाल लेते हैं और वह हर छोटे परिवार के लिए पर्याप्त होता है। 3-4 घड़े रोज़ पानी पीने का मिल जाता है, ये उनके लिए पर्याप्त होता है। हर रोज़ एक बार कुएं पर जाते हैं, उससे 2-3 घड़े पानी निकालते हैं। इसी आशय से, इसी संदर्भ से लेखक ने कहा कि हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा है, कुएं को हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कहा है। राजस्थान का जो रेतीला इलाका है, जहाँ पानी नहीं है, खारा पानी है, वहाँ तो आप विशेष रूप से इसको सोने का अंडा देने वाले मुर्गी के समान में ये महत्वपूर्ण मानी गई है। इसी कारण से ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है। विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।